हेलो फ्रेंड्स एंड ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन अफेयर्स। और आप सभी का स्वागत है मार्च के पार्ट 2 में। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, पार्ट 1 हमने कंप्लीट करा था। उसमें हमने 45 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करे थे, और इसमें भी 47 क्वेश्चन हैं। ठीक, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मार्च के करंट अफेयर्स को लेकर। और ये फाइनल पार्ट है मार्च का, इसके बाद अप्रैल का आएगा। ठीक, तो इसके बाद मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे या हो सकते हैं वो कवर हो चुके होंगे। इसके बाद आपका काम क्या रहेगा, आपने जितना भी अभी तक वीडियो में है इसको आप क्विज पढ़ने के बाद या देखने के बाद इसके क्विज दीजिए। ठीक है, आप देखिए कि आपकी आपने जो पढ़ा है वो रिलेवेंट है या नहीं है। ठीक, ये आपको चेक करना है। तो कहीं से भी ऐप के थ्रू या कहीं पे ऑनलाइन मॉक में आप क्विज दिए, मंथली क्विज दीजिए, और चेक भी करते रहिए कि आपने क्या पढ़ा है या क्या नहीं। तो आज के पहले प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है? द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये पूछा गया है, कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है वो मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, 20 मार्च को मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। और इस बार की जो 2023 की जो थीम रही है वो क्या रही है इसकी? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। तो क्वेश्चन अगर थीम के बेस पे पूछा जाए तो बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड है थीम इस बार के इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की, और 20 मार्च को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 बाय यूएन? ये ध्यान रखना है, यूएन के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है किसकी? वैश्विक खुशहाली की। ठीक है, कौन सा देश कितना ज्यादा खुशहाल है इसको रैंक करते हैं हम कंट्रीज को। यूएन ने वो रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट में जो सबसे ऊपर या जो सबसे ज्यादा खुशहाल देश रहा है वो कौन सा है ये बताना है। तो वो रहा है फिनलैंड, और ये छठवीं बार, फॉर द सिक्स टाइम कॉन्जिक्यूटिवली, ठीक है, लगातार छठवीं बार ये इस लिस्ट को टॉप कर चुका है। ठीक, फिनलैंड। तो अच्छा, खुशहाली कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं या कैसे ये तय किया जाएगा कि कौन सा देश या कौन वहां के लोग कितने ज्यादा खुशहाल हैं? तो कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि जीडीपी हो गया। ठीक है, उस कंट्री की जीडीपी कैसी है, या वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज कैसी हैं, या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, या वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। ठीक है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल फ्रीडम है या नहीं है। ठीक, तो इन सब चीजों के और भी कई सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो बाकी फैसिलिटीज हैं। तो इन सब चीजों के ऐसे ही कई सारे फैक्टर्स होते हैं, इनको नजर में रखते हुए सर्वे किया जाता है, और ये तय किया जाता है कौन सा कंट्री सबसे ज्यादा खुशहाल है या वहां पे सबसे ज्यादा लोग खुश हैं। तो फिनलैंड आंसर है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का, सिक्स्थ टाइम। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकेम द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द पाक स्ट्रेट? तो सबसे तेज भारतीय बन चुके हैं पाक स्ट्रेट को क्रॉस करने वाले तैर के, और इन्होंने 29 किलोमीटर की जो दूरी है वो 5.5 घंटे में पूरी की है। और इसको करने के बाद ये सबसे तेज भारतीय बन चुके हैं पाक स्ट्रेट को तैर के पार करने वाले। ठीक, तो ये है संपन्न रमेश शैलर जी। ठीक है, इन्होंने 29 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में तय की है पाक स्ट्रेट की, और ये सबसे तेज भारतीय बन चुके हैं ऐसा करने वाले। अच्छा, पाक स्ट्रेट की बात करें तो पाक स्ट्रेट किसके किसके बीच में है? इंडिया और श्रीलंका के बीच में, राइट। और स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो पैसेज होता है, एक सकरा सा पैसेज होता है, किसका? वाटर का ही होगा। ठीक, और ये दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा। ठीक, ये एक वाटर बॉडी हो गई, ये दूसरी वाटर बॉडी हो गई, और ये नैरो पैसेज है वाटर बॉडी का, इसको हम कहते हैं स्ट्रेट। ठीक, तो स्ट्रेट में केवल वाटर बॉडी की हो रही है बात, लेकिन एक जगह जो है नैरो पैसेज होगा, सकरा से पैसेज होगा, दो बड़ी वाटर बॉडीज को वो कनेक्ट कर रहा होगा, उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। तो आंसर क्या है? संपन्न रमेश शैलर जी। ठीक, नेक्स्ट है, हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लक्सर? इस ब्रांड से हम सभी वाकिफ हैं, जो भी लोग स्कूल जाते हैं सभी लोग जाते हैं लगभग। तो पेन है, रजिस्टर्स हैं, और ये आप देख भी सकते हो स्केच पेन है, काफी खरीदे होंगे हम सभी ने।
तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बना दिए गए हैं अभी? ये बनाए गए हैं विराट कोहली जी। ठीक, विराट कोहली जो है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के पॉपुलर खिलाड़ी हैं, वो बनाए गए हैं ब्रांड एम्बेसडर लक्जर के। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसके नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो इसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं जी कृष्ण कुमार। अगर बीपीसीएल की बात करें तो ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये जो मंत्रालय है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का, इसके अंतर्गत आता है बीपीसीएल। और इसके हेड कौन है? इस मिनिस्ट्री के, इस मंत्रालय के हेड कौन है? तो हेड है हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है जी, हरदीप सिंह पुरी जी हैं हेड किसके? पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के। इनके पास और कोई भी मंत्रालय है क्या हरदीप सिंह पुरी जी के पास? हाँ तो है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। एच फॉर हाउसिंग, एच फॉर हरदीप। ठीक, इस तरह से याद रखा जा सकता है। अच्छा, बीपीसीएल की अगर बात करें तो ये तो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गई? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1976 में हुआ था। अगर हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और नए चेयरमैन कौन बन चुके हैं? जी कृष्ण कुमार। नेक्स्ट है, रिसेंटली द ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 2023 नेम्ड श्री अन्न कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। एक इंटरनेशनल लेवल पे मिलेट्स कॉन्फ्रेंस सम्मेलन रखा गया, किसको लेकर? मिलेट्स का मतलब होता है अनाज, मोटा अनाज जो होता है ना, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, दालें हो गई। तो इसके ऊपर एक सम्मेलन रखा गया और उसका नाम रखा गया श्री अन्न कॉन्फ्रेंस। और ये कहाँ पे आयोजित हुई है ये बताना है। तो ये आयोजित हुई है न्यू दिल्ली में। ठीक, और जो हम सबको पता होना चाहिए कि जो 2023 है, जो ईयर है, इसको यूएन की द्वारा सेलिब्रेट किया गया है किस तरह से? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में इसको पहचाना गया 2023 को, और यूएन ने इसको पास करा है। ठीक है, कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की तरह हम इसको पहचानेंगे। और खास बात यह है कि ये प्रपोजल जो है प्रपोज्ड बाय इंडिया, भारत ने ही इसको प्रपोज करा था 2018 में। ठीक है, टू रिकॉग्नाइज 2023 एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। ठीक, तो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है श्री अन्न कॉन्फ्रेंस, जो कि मिलेट्स को लेकर है, मोटे अनाज को लेकर है, वो कहां पर रखी गई? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज अ सीएमडी ऑफ द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। सीएमडी का मतलब क्या होता है? चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई के जो सीएमडी बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं ललित कुमार गुप्ता जी। ठीक, इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ है? 1970 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। राइट, और अगर इसका हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये है कहां पर? मुंबई में ही है। बीपीसीएल का भी मुंबई में ही था और हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में ही है। नेक्स्ट है, और आंसर क्या हो गया? ललित कुमार गुप्ता, सीएमडी ऑफ कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, रिसेंटली द सीएम ऑफ राजस्थान अनाउंस्ड डैश न्यू डिस्ट्रिक्ट्स एंड न्यू डिवीजन। तो अभी बताना है, राजस्थान विधानसभा ने ये फैसला किया है कि वो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे और नए डिवीजन्स बनाएंगे। तो आपको बताना है कितने नए जिले बनाए गए हैं राजस्थान में और कितने नए भाग किए गए हैं। डिवीजन्स क्या होते हैं? डिवीजन होते हैं ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। जो जिलों का समूह बनाया जाता है उसको कहते हैं डिवीजन। तो राजस्थान विधानसभा द्वारा 19 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं और 3 नई डिवीजन्स बनाई गई हैं राजस्थान में। तो आंसर क्या हो गया? 19 और 3। अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? अशोक गहलोत जी हैं। ठीक है जी, और गवर्नर कौन है? तो वो हैं कालराज मिश्रा जी। ठीक, राजस्थान। अच्छा, ये जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए हैं इसमें किसका रोल होता है? विधानसभा ही का रोल होता है या यूनियन गवर्नमेंट का भी कोई रोल होता है कि केवल स्टेट गवर्नमेंट का ही रोल होता है?
तो कभी भी किसी भी स्टेट में कोई भी नया डिस्ट्रिक्ट जब बनता है तो उसमें केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट का हाथ होता है, स्टेट गवर्नमेंट का ये फैसला होता है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी फैसला जो है भारत सरकार या यूनियन गवर्नमेंट का नहीं होता। ठीक है, राज्य सरकार का ये फैसला होता है पूर्णतः। तो 19 नए जिले और 3 न्यू डिविजन्स, ठीक, राजस्थान में। नेक्स्ट है, रिसेंटली एन ऑनर नेम्ड ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाज कॉन्फर्ड टू। अभी एक सम्मान है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये किसको प्रदान किया गया है ऑस्ट्रेलिया द्वारा? रतन टाटा जी को, संदीप गुलेरिया, मुकेश अंबानी, गौतम अदानी। तो ये प्रदान किया गया है रतन टाटा जी को। ठीक, टाटा ग्रुप के जो पहले चेयरमैन थे उनको ये ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया प्रदान किया गया है बाय ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 10th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, इंडिया रैंक डैश ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट अफेक्टेड कंट्री। एक सूची निकाली जाती है आतंकवाद के ऊपर, ठीक है, और इसमें रैंक करा जाता है कंट्रीज को किस आधार पर कि कौन सा देश कितना ज्यादा प्रभावित है आतंकवाद से। ठीक है, इस आधार पर नहीं किया जाता कि कौन सा देश कितना ज्यादा आतंकवाद फैला रहा है, जबकि इस आधार पर किया जाता है कि कौन सा देश कितना ज्यादा प्रभावित है आतंकवाद से। तो ये 10वां संस्करण था और इंडिया की रैंक पूछी है इसमें। ठीक है, कि इंडिया कौन से नंबर पर रहा है। अगर हम प्रभावित देशों की बात करें तो इंडिया हमारा भारत देश जो है 13वें नंबर पे है अगर हम आतंकवाद से प्रभावित देशों की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश है, अफेक्टेड कंट्री जो है आतंकवाद से, वो कौन सा है? अफगानिस्तान। राइट। तो और जो ये भी याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है, जीटीआई रिपोर्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स से जो 2023 का, वो किसके द्वारा रिलीज करा गया है? तो ये है आईईपी, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक, तो आंसर क्या हो गया? 13। और अगर सबसे मोस्ट अफेक्टेड कंट्री की अगर बात की जाए तो वो है अफगानिस्तान, रैंक 1। नेक्स्ट है, Which country will host the 49th G7 summit in May 2023? तो कौन सा कंट्री मेजबानी करेगा G7 समिट की? और ये 49वीं समिट होगी, 49 समिट होगी। तो काफी ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है यहाँ से पिक्चर से, हिरोशिमा समिट। हिरोशिमा कहाँ है? जापान में है। तो जापान इस बार होस्ट करेगा G7 समिट को और ये 49वीं समिट होगी, सम्मेलन होगा, 49वां समिट, 49वां सम्मेलन होगा। G7 की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज है, जी फॉर ग्रुप, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। और ये 7 देश हैं कौन कौन से? तो जर्मनी है इसमें, इटली है इसमें, फ्रांस है इसमें, यूके है इसमें, यूएस है इसमें, कनाडा है इसमें और जापान है इसमें। और इस बार मेजबानी कौन कर रहा है? जापान ही कर रहा है। ठीक है, तो 49वीं समिट है G7 की और कौन कर रहा है? जापान कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा, आना ही आना है मतलब एग्जाम में। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया कंडक्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ अ मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज नेम्ड एफ इंडेक्स 23 विद। तो आपको बताना है अभी भारतीय ने एक अभ्यास किया है, एक सैन्य अभ्यास किया है जिसका नाम है एफ इंडेक्स 23। और ये दूसरा संस्करण है, आपको बताना है ये किस देश के साथ किया है। ठीक, अफ्रीका है, यूएस है, इंडोनेशिया है, फ्रांस है। तो इसका जो आंसर है वो इसी नाम में छुपा हुआ है, एएफ इंडेक्स। तो एएफ फॉर अफ्रीका, आईएन फॉर इंडिया। तो अफ्रीका की 24 मिलिट्रीज शामिल थी इस अभ्यास में। ठीक, और ये हुई कहां पे? कहां पर? एट अनुद मिलिट्री स्टेशन। और ये अनुद मिलिट्री स्टेशन है कहां पर? ये है पुणे में। ठीक, दोबारा से लिख देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा हो। अनुद मिलिट्री स्टेशन, राइट। तो ये कहां पर है? पुणे में। और ये अभ्यास पुणे में हुआ है। अगर जगह पूछी जाए तो पुणे बता देंगे आंसर। और ये दूसरा संस्करण है, ये भी ध्यान रखना है, एफ इंडेक्स 23। और ये अफ्रीका के साथ भारत ने किया है। अफ्रीका की 24 मिलिट्री जो है शामिल हुई थी। अगर अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और
दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद में। अफ्रीका की अगर कंट्रीज की बात करें, कितने कंट्रीज हैं टोटल? अफ्रीका में कितने कंट्रीज है टोटल? तो वो हैं 54 कंट्रीज। ठीक, अफ्रीका की अगर कंट्रीज की बात करें तो 54 कंट्रीज हैं, जो इसको दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट बनाती हैं एशिया के बाद। तो आंसर क्या है? अफ्रीका और इंडिया के बीच में हुई है एफिंडेक्स 23। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू क्रोल्स सेलिब्रिटी ब्रांड इवैल्यूएशन रिपोर्ट 2022, हु बिकेम द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी। 2022 के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की है किसने? क्रोल ने। और ये ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट है। तो भारत का जो मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी है वो बताना है कि कौन है 2022 की अगर बात करें, और क्रोल की रिपोर्ट की बात करें तो किस एक्टर की सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू है, ये बताना है। दीपिका पादुकोण, विराट कोहली, रणवीर सिंह, शाहरुख खान। तो ये हैं रणवीर सिंह जी, और इनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो है 181.7 मिलियन डॉलर्स की। अच्छा, ब्रांड वैल्यू क्या होती है, कैसे हम समझेंगे ब्रांड वैल्यू? तो ब्रांड वैल्यू है कि जितना भी रेवेन्यू जनरेशन होगा इनके द्वारा किया गया होगा एड्स के थ्रू, ठीक है, मतलब इन्होंने प्रचार किया होगा चीजों का, ये एक ब्रांड फेस बन गए, ठीक है, ये खुद में ही ब्रांड बन गए हैं जिसका ये पैसा लेते हैं अगर ये कहीं पे किसी चीज को प्रमोट करते हैं। ठीक, तो जो एड के थ्रू पैसा जो आता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू जो भी सेलिब्रिटीज पैसा कमाते हैं या रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उसको हम कहते हैं उनकी ब्रांड वैल्यू। ठीक, और एक साल में जितना रेवेन्यू जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड एज ब्रांड वैल्यू, राइट। तो एक साल में जो इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है वो है 181.7 मिलियन डॉलर्स का। ठीक, इसी के साथ ये भारत के सबसे मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बन जाते हैं अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं, रणवीर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द एशियन बिलियर्ड्स टाइटल 2023। तो एशियन बिलियर्ड्स टाइटल 2023 की अगर बात करें, एशियन की बात हो रही है, यह ध्यान रखना, इंडियन की बात नहीं हो रही है। तो बिलियर्ड्स जो गेम होता है, स्नूकर आपने सुना होगा, ठीक, तो उसमें कौन टाइटल जीता है? तो ये जीते हैं पंकज अडवाणी जी। ठीक है, तो आंसर क्या है? पंकज अडवाणी, एशियन बिलियर्ड्स टाइटल 2023। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022। तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड, आईसीसी की तरफ से ये अवार्ड दिया गया है किसको, ये बताना है। तो यहां से आपको पिक्चर से देख के पता चल रहा होगा, नेपाल के ये खिलाड़ी हैं, नेपाल टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन इनका नाम क्या है? विराट कोहली तो इंडियन हो गए, जसप्रीत बुमराह भी इंडियन हो गए, राशिद खान जो है ये तो अफगानिस्तान के कैप्टन है। ठीक, तो बचा कौन? आसिफ शेख। तो ये है नेपाल के खिलाड़ी। अच्छा, आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो है ये एक्चुअली में दिया किस लिए जाता है? खेल जीतने के लिए नहीं दिया जाता ये, ठीक, खेल भावना को ऊपर रखने के लिए दिया जाता है, कि खेल से भी, मतलब खेल जीतने से भी ज्यादा आपके लिए खेल भावना ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा हुआ किस लिए है कि अभी इनका नेपाल का मैच हुआ था आयरलैंड के साथ, तो ये विकेट कीपिंग कर रहे थे शायद आसिफ शेख, और जो आयरलैंड का एक खिलाड़ी था वो रन ले रहा था, उसी दौरान वो बीच में लड़खड़ा के गिर गया, और उस समय चाहते तो ये जो है उसको रन आउट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं करा। ठीक है, और उसको क्रीज पर आने दिया। तो ये दिख, मतलब इससे ये थोड़ा शो करा कि ये खेल भावना को ऊपर रखते हुए इन्होंने उसका विकेट नहीं लिया, ठीक, क्योंकि वो गिर गए थे। इसलिए इनको आईसीसी की तरफ से स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड मिला है 2022 का, और ये है आसिफ शेख, नेपाल के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, recently the union government announced to unveil a statue of knowledge in dash dedicated to Dr. B.R. Ambedkar। अभी भारत सरकार ने ये फैसला किया है, घोषणा की है कि वो अनावरण करेंगे किसका? स्टैचू ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रतिमा की, और वो किसको डेडिकेटेड होगी, समर्पित होगी? हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। ठीक है, इनको जाना जाता है सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में भी। अब भारत सरकार द्वारा इनको स्टैचू ऑफ नॉलेज इनका बनाया जाएगा, ज्ञान की प्रतिमा बनाई जाएगी, और ये प्रतिमा बनाई जाएगी कहां पर? लातूर सिटी में। और ये लातूर सिटी कहां पर है? महाराष्ट्र में। और ये प्रतिमा जो बनाई जा रही है वो बनाई जा रही है ऑन 131वीं जयंती या बर्थ एनिवर्सरी ऑफ
बी आर अंबेडकर जी, ठीक है, 131वीं जयंती पर ये स्टैचू का अनावरण करा जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे ज्ञान की प्रतिमा। और ये जो ज्ञान की प्रतिमा होगी ये 70 फीट ऊंची होगी, ठीक है, ऊंचाई जो इसकी होगी 70 फीट की होगी। अगर इनकी बर्थ एनिवर्सरी की बात कर रहे हैं तो 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का, ठीक है। तो ये कहां पर होगा, स्टैचू ऑफ नॉलेज कहां पे बनेगी, महाराष्ट्र, लातूर सिटी। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वन द सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल। सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल फॉर्मूला वन रेसिंग जो होती है वो कौन जीता है इस बार ये टाइटल, तो एस फॉर सऊदी अरेबिया एंड एस फॉर सर्जियो पेरेस, ये जीते हैं ये टाइटल, और ये मेक्सिको के खिलाड़ी, ठीक। अगर और ये रेडबुल की तरफ से रेस करते हैं, ठीक। और ये है इनकी तस्वीर, आप देख भी सकते हैं बगल में। तो सर्जियो पेरेस जो है विनर है सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स के। नेक्स्ट है, recently a bilateral maritime exercise named Konkan 2023 was conducted between India Navy, यहाँ पे इंडियन होना चाहिए, इंडियन नेवी एंड डैश। अभी एक बायलेटरल द्विपक्षीय मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई है जो कि नौसेना अभ्यास होगा, जिसका नाम है कोणकण 2023। तो ये एक कोणकण 2023 जो क्या है, नौसेना अभ्यास है, और ये बताना है कि ये इंडियन नेवी ने किसके साथ पूरा करा है। तो ये हुआ था इंडियन नेवी और रॉयल नेवी के बीच में। अब रॉयल नेवी आपको पता हो अगर किस देश की है, किस देश की नौसेना का नाम रॉयल नेवी है, ये आपको पता हो अगर, तो आप आंसर बता दोगे, यूके, यूएस, फ्रांस, रशिया। तो जो रॉयल नेवी है ये है यूके की, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और ये हुई कहां पे थी, अरेबियन सी में, अरेबियन सी में ये अभ्यास हुआ है, नौसेना अभ्यास। और भारत की तरफ से आईएनएस त्रिशूल ने इसमें पार्टिसिपेट करा, ठीक। कोणकण 2023 जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है उसमें भारत की तरफ से आईएनएस त्रिशूल ने पार्टिसिपेट करा था अरेबियन सी में विद रॉयल नेवी ऑफ यूके। नेक्स्ट है, रिसेंटली द वर्ल्ड टीबी डे 2023 वाज ऑब्जर्व्ड बाय डब्ल्यूएचओ ऑन डैश मार्च। तो अभी विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस, ठीक है, टीबी डे 2023 कब मनाया जाता है, पहले तो ये बताना है। तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक। वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है, सेलिब्रेट नहीं, ऑब्जर्व, मनाया जाता है 24 मार्च को। और इसमें जागरूकता फैलाई जाती है कि कैसे हम इस बीमारी से बच सकते हैं और कैसे इसको हम पूरे वर्ल्ड में इसको खत्म कर सकते हैं। तो इसी के आधार पर इसकी थीम जो भी इस बार रखी गई है वो क्या है, यस वी कैन एंड टीबी, कि हाँ हम टीबी को खत्म कर सकते हैं, ये इस बार की थीम रही है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे की। अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस डे इज कॉज्ड, सॉरी, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से फैलता है ये, तो ये फैलता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है, टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो तो इग्नोर करिएगा, ठीक। और इसको सही करने के लिए जो वैक्सीन यूज होती है वो होती है बीसीजी वैक्सीन। बीसीजी का अगर फुल फॉर्म करें तो ये है बैसिलस कैलमेथ गोरिन, राइट। तो बैसिलस कैलमेथ गेरिन जो वैक्सीन है वो टीबी को खत्म करने की काम करती है। अगर टीबी को खत्म करने की बात हो रही है तो यूएन ने जो लक्ष्य लिया है टीबी को खत्म करने का वो 2030 लिया है। वहीं अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लक्ष्य है टीबी को खत्म करने का वो है 2025 का, ठीक है। इंडिया ऐसी घोषणा कर चुका है कि वो 2025 तक टीबी को खत्म कर देगा भारत से, मतलब भारत में टीबी नहीं रहेगा 2025 तक, ठीक है। और यूएन की जो घोषणा है पूरे वर्ल्ड लेवल पे खत्म करने की 2030 तक टीबी को, ट्यूबरक्लोसिस को। तो 24 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड टीबी डे, याद रखना इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है,
रिसेंटली वन वर्ल्ड टीबी समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट डैश इन इंडिया। टीबी डे के उपलक्ष्य पर हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक सम्मेलन रखा जिसका नाम था वन वर्ल्ड टीबी। इस सम्मेलन को कहाँ आयोजित किया गया ये बताना है। तो ये सम्मेलन आयोजित हुआ था कहाँ पर? हरिद्वार, वाराणसी, तेलंगाना या देहरादून। तो ये आयोजित हुआ है वाराणसी में, ठीक। और उद्घाटन किसने करा है? पीएम मोदी जी ने, ठीक। यहाँ पे आप तस्वीर से देख भी सकते हो। तो वन वर्ल्ड टीबी समिट कहाँ पे हुई है? वाराणसी। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज कन्फर्ड विद द Nobel Prize 2023, often referred as Nobel Prize of Mathematics। गणित का नोबेल प्राइज भी इसको बोला जाता है कभी कभी, या ज्यादातर इसको गणित का नोबेल प्राइज माना जाता है, अबेल प्राइज को, ठीक। तो ये साफ पता चल रहा है कि ये गणित के क्षेत्र में या गणित के क्षेत्र में जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है या अचीवमेंट्स है उसके लिए दिया जाता होगा। और ये दिया जाता है नॉर्वे अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, ठीक है जी। नॉर्वे अकेडमी ऑफ साइंस द्वारा ये दिया जाता है अबेल प्राइज। और इस बार 2023 का जो अबेल प्राइज है वो मिला है लुइस कैफरेली को, ठीक। कब से दिया जा रहा है ये? 2003 से। 2003 में पहली बार दिया गया था, ठीक। अच्छा, कोई भारतीय भी है जिसको ये प्राइज मिला हो? नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, द अबेल प्राइज 2023। ये तो 2023 तो ये मिल गया लुइस कैफरेली को। क्या कभी किसी भारतीय को मिला, ये बताना है। तो हाँ, 2007 में श्रीनिवास वर्धना जी को ये प्राइज मिल चुका है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक। 2007 में मिला था श्रीनिवास वर्धना को। और इस बार 2023 का जो मिला है वो मिला है लुइस कैफरेली को। नेक्स्ट है, अ बुक नेम्ड अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। दिल की बात हो रही है यहाँ पे। बुक का नाम है अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, लेकिन दिल को जोड़ दिया गया है शिक्षा से, ठीक है। और ये बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जब दिल की बात की गई है तो अनुराग बहर जी द्वारा लिखा गया है इसको, ठीक है। अनुराग का मतलब ही होता है प्रेम या भक्ति, ठीक। तो इसके ऑथर कौन है? अ मैटर ऑफ हार्ट एजुकेशन इन इंडिया, अनुराग बहर जी। नेक्स्ट है, रिसेंटली अ बुक नेम्ड छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज ऑथर्ड बाय। एक बुक है जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है श्रीमंत कोकते द्वारा, ठीक। और खास बात ये है, ये एक मराठी राइटर हैं। और ये जो बुक है ये इनकी फर्स्ट बुक है इंग्लिश में, जो इन्होंने इंग्लिश में लिखी है, राइट। नेक्स्ट है, रिसेंटली एंटी सबमरीन वेसल नेम्ड आईएनएस अंधरोथ वाज लॉन्च्ड बाय। एक एंटी सबमरीन वेसल है, सबमरीन मतलब पनडुब्बी। तो जो एनिमी जो सबमरीन होंगे उनको टारगेट करने के लिए एक इंडियन नेवल शिप बनाया गया है। इंडियन नेवल शिप बनाया गया है किस नाम से? अंधरोथ नाम से। और ये बताना है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या बनाया गया है। तो ये बनाया गया है जीआरएससी द्वारा, ठीक। जीआरएससी बोले तो गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो आंसर क्या हो गया? जीआरएससी। और ये किस नाम से है? अंधरोथ, ठीक। एंटी सबमरीन वेसल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द 37th एडिशन ऑफ आहार 2023 एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड इन। तो ये 37वां संस्करण है, एक आहार नाम का फेस्ट है या मेला है या फेयर है, ठीक, एग्जीबिशन बोल सकते हैं। और ये एशिया की सबसे बड़ी फूड को लेकर जो है फेयर है, एग्जीबिशन है, खाने पीने को लेकर है। तो ये बताना है ये कहां पर आयोजित की गई थी। तो ये आयोजित हुई थी प्रगति मैदान में, ठीक है। प्रगति मैदान में ये आयोजित की गई थी। और प्रगति मैदान कहां पर है? न्यू दिल्ली में।
तो ये जो आहार नाम का फेयर है, जो एशिया का सबसे बड़ा फेयर है, फूड फेयर है, और इसका 37th एडिशन था, कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है? न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। नेक्स्ट है, रिसेंटली द थर्ड एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज नेम्ड सी ड्रैगन 23 वाज कंडक्टेड इन। तीसरा संस्करण है किसका? एक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है जिसका नाम है सी ड्रैगन। ठीक, तो ये सी ड्रैगन 2023 वाली, जिसका जो तीसरा एडिशन है, तीसरा संस्करण है, ये कहां पर हुई है ये बताना है। बहुपक्षीय है तो मतलब एक दो से ज्यादा कंट्रीज ने इसमें पार्ट लिया होगा, और इंडिया भी उसमें शामिल है। ठीक, तो ये जो सी ड्रैगन नाम की एक्सरसाइज है ये हुई है गुआम में, और गुआम कहां पे है? यूएसए में। ठीक, तो याद रखना है सी ड्रैगन 23 कहां पर हुई है? यूएसए में हुई है। ठीक, नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकेम द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। अभी कौन अमेरिकी राजदूत बनाया गया है भारत में? ठीक, या भारत के लिए कौन बना है अमेरिकी राजदूत? तो ये हैं एरिक गारसेती, इनकी तस्वीर है ये है यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। ठीक, एरिक गारसेती। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द फीफा प्रेसिडेंट। फीफा क्या है? तो फीफा है इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन है ये, राइट। इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन है फीफा। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं ये बताना है। तो ऑप्शंस की तरफ अगर नजर डालें तो अगर हम देखते हैं कि उमर क्रेमलेव जो हैं ये आईबीए के हैं, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के हैं। अगर हमें ऑप्शंस मान लीजिए आंसर नहीं पता है, ठीक, तो जो पता है उनको चेक करते हैं। तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के हैं उमर क्रेमलेव। रॉजर ब्रिनी तो हमें पता है बीसीसीआई से, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक, और आर्कादी वोरकोविच ये फाइट के हैं। ठीक, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो अब बचे कौन? यानी इन्फेंटिनो। ठीक, तो यही बने हैं सेकेंड टाइम। ठीक है, सेकेंड टर्म है इनका, ये अध्यक्ष बनाए गए हैं फीफा के। इनकी तस्वीर है ये हैं गियानी इन्फेंटिनो, राइट, इन्फेंटिनो दूसरी बार बन रहे हैं। ठीक, अगर फीफा की बात करें तो फीफा का इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था वो 1904 में हुआ था। हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो ये है ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में, राइट। ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है फीफा का, और 1904 में ये फॉर्म हुआ था। अध्यक्ष कौन बन गया? यानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है, रिसेंटली इकार ऑर्गेनाइज्ड अ कल्चरल प्रोग्राम एग्री यूनिफेस्ट इन। अभी इकार द्वारा एक कल्चरल प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसका नाम था एग्री यूनिफेस्ट, और ये बताना है ये कहां पर आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित हुआ है कर्नाटक में। तो ऑप्शन से बताइए कहां है भाई? बेंगलुरु में होगा। ठीक, इकार की अगर बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये है इकार का फुल फॉर्म। राइटिंग अगर नहीं समझ आ रही तो मैं बोल रहा हूं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, इसके प्रेसिडेंट कौन है पता है? इसके प्रेसिडेंट हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक, कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, राइट। नरेंद्र सिंह तोमर जी ही जो हमारे एग्रीकल्चर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, वही इसके प्रेसिडेंट हैं, वही इसके अध्यक्ष भी है। अगर इकार का कभी भी प्रेसिडेंट पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? नरेंद्र सिंह तोमर जी। ठीक है, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के। अगर डायरेक्टर पूछ लिया जाए, इकार के डायरेक्टर कौन है? तो डायरेक्टर हैं हिमांशु पाठक। ठीक है जी, प्रेसिडेंट पूछा जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, और डायरेक्टर हैं हिमांशु पाठक। तो आंसर क्या है? एग्री यूनिफेस्ट का जो फेयर है, सॉरी कल्चरल प्रोग्राम है, ये है बेंगलुरु में हुआ। ठीक, आयोजित हुआ। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडियन रेलवेज अनाउंस टू बी नेट जीरो कार्बन एमिटर
बाय। भारतीय रेलवे ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है, घोषणा कर दिया है कि वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा। मतलब उस डिपार्टमेंट से कोई भी किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं होगा। अगर कार्बन एमिशन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि पेट्रोल, कोल और डीजल, ये चीजें, इन चीजों का यूज खत्म इस डिपार्टमेंट से। ठीक, तो ये कब तक कार्बन एमिटर, जीरो कार्बन एमिटर बन जाएगा हमारा भारतीय रेलवे? तो ये इन्होंने घोषणा की है कि 2030 तक ये ऐसा कर देंगे। ठीक, और ये होगा कैसे? थ्रू इलेक्ट्रिफिकेशन एंड सोलराइजेशन। ठीक, इन दो चीजों की मदद से हम कार्बन एमिशन को हटा सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। ठीक, तो 2030 तक ये घोषणा की है आईआर ने, इंडियन रेलवेज ने, कि वो जीरो कार्बन एमिटर होंगे। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाईकॉम 18? मीडिया कंपनी। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा टीवी में लिखा हुआ। तो ये एक मीडिया कंपनी है वाईकॉम 18, और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं ये बताना है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं एम एस धोनी जी। ठीक, तो ये हैं वाईकॉम के ब्रांड एम्बेसडर एम एस धोनी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू यूके बेस्ड स्काई ट्रैक्स रिपोर्ट 2023, विच एयरपोर्ट नेम्ड एज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड? तो यूके बेस्ड जो है स्काई ट्रैक्स रिपोर्ट है 2023 की, उसके आधार पे कौन सा विश्व का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट है, किसको रैंक किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शंस आप देख लो पहले तो। और ये इसकी तस्वीर है, कहीं से लग रहा है? कैन यू इमेजिन कि ये एक एयरपोर्ट की पिक्चर है? ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई टूरिस्ट स्पॉट है। ठीक, तो ये बेस्ट एयरपोर्ट है सिंगापुर का, और ये है चंगी एयरपोर्ट। ठीक है, और इसने रिप्लेस करा है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि कतर में है। अब ये नहीं है, ये ऊपर आ गया है। चंगी एयरपोर्ट इज द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू यूके बेस्ड स्काई ट्रैक्स रिपोर्ट 2023। राइट, अच्छा, इस रिपोर्ट में भारत का कोई भी क्या कहते हैं एयरपोर्ट इसमें लिस्ट में रहा है? तो भारत का एक जो है एयरपोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसने टॉप 50 में जगह बना पाई है, और ये 36th स्पॉट पे रहा है इन द वर्ल्ड। भारत का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि न्यू दिल्ली में है, उसने 36वां रैंक हासिल करा है, अगर बेस्ट एयरपोर्ट्स की बात की जाए पूरे विश्व में। ठीक है, तो आंसर क्या है? चंगी एयरपोर्ट बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू स्काई ट्रैक्स रिपोर्ट। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकेम द चेयरमैन ऑफ द पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी? ठीक है, तो ये आती है किसके अंडर में? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। और ये जो है, ये जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये नाम से ही समझ आ रहा है कि जितने भी पेंशन से जुड़े हुए मुद्दे हैं पूरे भारत में, वो कौन देखेगा? वो ये अथॉरिटी देखेगी, पीएफआरडीए। राइट, तो ये बताना है इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं। तो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं दीपक मोहंती जी। ठीक, दीपक मोहंती इज द न्यू चेयरमैन ऑफ पीएफआरडीए। ठीक है, पहले ये थे सुप्रतिम बंदोपाध्याय, लेकिन अब ये नहीं है, अब ये है नए चेयरमैन दीपक मोहंती। ठीक, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कभी ऑप्शंस अगर आ जाएं क्वेश्चन में तो। राइट, नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022 फॉर मेमोयर सूर्यवंशम? मेमोयर क्या होता है? तो ये होता है इतिहास, एक इतिहास की किताब है जिसका नाम है सूर्यवंशम, और ये बताना है इसके लिए सरस्वती सम्मान मिला है किसको। तो इसकी जो ऑदर है, ठीक है, ये हैं, इनकी तस्वीर आप देख सकते हो, और ये हैं शिव संस्कारी। ठीक है, और ये तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु को बिलोंग करती हैं शिव संस्कारी। और इनको जो है, इनका जो एक हिस्ट्री की बुक या हिस्टोरिक बुक लिखी है इन्होंने, जिसका नाम है सूर्यवंशम, उसके लिए इनको सरस्वती सम्मान मिला है 2022 का। ठीक, 2022 का मिला है, 2023 का नहीं, ये याद रखना। अच्छा, पहला पहला सरस्वती सम्मान किसको मिला था पता है? ये मिला था हरिवंश राय बच्चन को, हरिवंश राय बच्चन जी को मिला था। ठीक,
फादर ऑफ अमिताभ बच्चन जी, राइट। तो आंसर क्या हो गया? शिव संस्कारी सरस्वती सम्मान 2022 सूर्य वंशम के लिए मिला है। ये भी पूछा जा सकता है कि सूर्य वंशम की ऑथर कौन है, तो आपको बताना है शिव संस्कारी, राइट है। ओ सॉरी, नेक्स्ट है, रिसेंटली अ बुक नेम्ड वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022 वाज ऑथर्ड बाय। एक किताब है जिसका नाम है वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2022, ये किसके द्वारा लिखी गई ये बताना है। तो वुमेन एंड मेन की बात की है तो ये जेंडर इक्वालिटी के ऊपर है किताब, राइट। और ये लिखी गई है इंदरजीत सिंह द्वारा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली अ बुक नेम्ड विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म वाज ऑथर्ड बाय। एक और किताब है जिसका नाम है विपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये किसके द्वारा लिखी गई है ये बताना है। तो इसकी ऑथर हैं रचना विश्वास रावत जी, ठीक। सिमिलैरिटी इसलिए मिल जाएगी क्योंकि ये जो किताब है इट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी, ठीक। अब तो इनका देहांत हो गया है, ठीक। तो इनके ऊपर ये किताब लिखी है और ये किसने लिखी है? रचना विश्वास रावत, ठीक। तो रावत जी के ऊपर रावत जी ने किताब लिखी है। तो ये फर्स्ट सीडीएस थे हमारे भारत के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी करंट के जो सीडीएस हैं, करंट सीडीएस कौन है अभी? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? अनिल चौहान जी, ठीक। आंसर क्या है? रचना विश्वास रावत। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स। तो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? काफी ज्यादा ऑब्वियस हो जाता है यहां से पिक्चर से, रणवीर सिंह जी हैं ब्रांड एम्बेसडर स्टार स्पोर्ट्स के। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम, ठीक। तो इसके नए प्रेसिडेंट, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, द एसोसिएशन ऑफ द एसोसिएशन, सॉरी एक मिनट, द एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये है इसका फुल फॉर्म, ठीक। द एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं ये बताना है। तो इसके अध्यक्ष एसोचैम के बनाए गए हैं, ए फॉर एसोचैम एंड ए फॉर अजय, अजय सिंह जी बनाए गए हैं अध्यक्ष एसोचैम के, ठीक। किससे रिलेटेड है? कॉमर्स और इंडस्ट्री से। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू आर्टन्स कैपिटल्स रिपोर्ट विच कंट्री टॉप्ड द पासपोर्ट इंडेक्स 2023। तो अभी पासपोर्ट के लेकर रिपोर्ट जारी की गई, पासपोर्ट को लेकर किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है, और ये किसके द्वारा की गई थी रिपोर्ट जारी? आर्टन्स कैपिटल, ठीक। तो इसके आर्टन्स कैपिटल रिपोर्ट के आधार पर किस कंट्री का पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है या सबसे ज्यादा ऊपर है, तो वो है यूएई का, ठीक है। और ये टॉप 3 कंट्रीज हैं अगर पावरफुल पासपोर्ट्स की अगर बात की जाए, यूएई, स्वीडन एंड जर्मनी। तो सबसे टॉप पर रहा है कौन? यूएई, ठीक। यूएई क्या पासपोर्ट सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर पासपोर्ट पावर की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे जान सकते हैं कि पासपोर्ट किसी भी कंट्री का बहुत पावरफुल है, ठीक। लड़ाई करवा के तो जानेंगे नहीं, ठीक है। तो पासपोर्ट की जो पावर होती है वो पता चलती है कि कितना ज्यादा पावरफुल है, कि कितनी जगह पर वीजा फ्री एंट्री मिलती है उस पासपोर्ट से, ठीक। ठीक, जैसे मेरे पास मान लीजिए इंडिया का पासपोर्ट है, मेरे पास इंडियन गवर्नमेंट पासपोर्ट है, तो मैं कितनी जगह या कितने कंट्रीज में जा सकता हूं विदाउट वीजा, क्योंकि मुझे जिस भी कंट्री में जाना पड़ेगा मुझे उस कंट्री का वीजा चाहिए उस कंट्री में जाने के लिए। तो ऐसे कितने कंट्रीज हैं कि मैं उस कंट्री का वीजा बिना लिए वहां पर जा सकता हूं। ये डिसाइड करता है कि आपका पासपोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। तो इसके आधार पर यूएई का जो पासपोर्ट है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे पावरफुल है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो आंसर क्या हो गया? यूएई आर्टन कैपिटल की ये रिपोर्ट है और पासपोर्ट इंडेक्स पूछा था 2023 का। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड
बाय यूटी जम्मू एंड कश्मीर। अभी जम्मू एंड कश्मीर यूटी के द्वारा एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है, इसको किससे मतलब इससे किसको सम्मानित किया गया है ये बताना है। तो ये है इनकी तस्वीर और ये है आलिया मिर। ठीक, जम्मू कश्मीर की तरफ से इनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है। ठीक, जो भी पशु पक्षी का ख्याल रखते हैं या उनको कंजर्व संरक्षित रखने के लिए काम करते हैं, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ में क्या आता है? फ्लोरा एंड फौना। ठीक ठीक, ये दो चीजें आती हैं वाइल्ड लाइफ में। इनका जो संरक्षण रखने का काम करते हैं उनके लिए उनको ये इस चीज से सम्मानित किया जाता है, कंजर्वेशन अवार्ड से। और ये कहाँ? जम्मू कश्मीर द्वारा दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। आलिया मीर जी को दिया ये। ठीक, नेक्स्ट है रिसेंटली हु वन द इनॉग्रल विमेन, सॉरी यहाँ पर ये है विमेन प्रीमियर लीग 2023। इंपॉर्टेंट इसलिए है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट भी नहीं क्योंकि ये पहला एडिशन है। इनॉग्रल का मतलब होता है पहला, कोई चीज पहली बार हो रही हो, तो ये पहला एडिशन है। जैसे हम अभी तक इंडियन प्रीमियर लीग देखते थे जहां पर मेन टीम खेलती है। ठीक, इसी तरह विमेन प्रीमियर लीग इस बार हुई है। और इस बार इवेंट्स जो ये हुए हैं ये कहां पर हुए हैं? सारे मुंबई में। ठीक है, और ये बताना है ये जो इवेंट हुआ है जीता कौन है फाइनल मैच? तो ये जीते हैं मुंबई इंडियंस और रनर अप रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स। ठीक, ये जीते हैं दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ। मुंबई इंडियंस जो है विनर है विमेन प्रीमियर लीग के, जो कि पहली बार हो रहा है। ठीक, हुआ है मतलब मुंबई में। अच्छा, अगर कैप्टन की बात की जाए तो मुंबई इंडियन विमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है वो हमारी भारत क्रिकेट टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर जी। और अगर जो हारे हैं, जो रनर अप रहे हैं दिल्ली कैपिटल की अगर बात की जाए तो इसकी जो कैप्टन है, कप्तान है, वो कौन है? को इंसिडेंट है कि वो ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन है और वो है मैक लैनिंग। मैगलैनिंग है, ऑस्ट्रेलियन वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है मैगलैनिंग। ये हैं दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन। और मुंबई इंडियंस की कैप्टन कौन थी? हरमनप्रीत कौर। ये भी पूछा जा सकता है। तो मुंबई इंडियन इज द करेक्ट आंसर फॉर द विनर ऑफ वुमेन प्रीमियर लीग 2023। अच्छा, ये फाइनल इवेंट हुआ कहाँ पे है ये भी बताना है, किस स्टेडियम में हुआ है? तो ये फाइनल इवेंट हुआ है डीवाई पाटिल इंटरनेशनल स्टेडियम में। ठीक, डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ है और ये नवी मुंबई में है। राइट, ये भी याद रखना है। ये जो फाइनल इवेंट हुआ है ये डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ है। नेक्स्ट है रिसेंटली एन एक्सरसाइज नेम्ड वायु प्रहार वाज कंडक्टेड एट LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC का मतलब क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। राइट, तो ये एक एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है वायु प्रहार नाम का, LAC पर हुआ है। बताना है इंडियन एयरफोर्स और किसके बीच में हुआ है। ऑप्शंस हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। तो ये इंडियन विंग्स के बीच में ही हुआ है और ये हुआ है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी के बीच। राइट, इंडियन आर्मी के बीच हुआ है और कहाँ पे हुआ है? LAC के। ठीक, LAC के राउंड हुआ है। अगर LAC की बात करें तो LAC किसके किसके बीच में है? इंडिया एंड चाइना। बॉर्डर लाइन का नाम क्या है यहाँ के? मैकमहन लाइन। ठीक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो, मैकमहन लाइन बोली जाती है जो बाउंड्री है हमारी इंडिया और चाइना के बीच की। ठीक, तो आंसर क्या है? इंडियन आर्मी। वायु प्रहार नाम की एक्सरसाइज है। ठीक, LAC पर हुई है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच। नेक्स्ट है विच सॉरी यहाँ पे कंट्री होना चाहिए, काफी ज्यादा मिस्टेक हो गई है इस बार। ठीक, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द 13th IBA विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो ये लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि ये जो 13वां संस्करण है किसका? इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जो करवा रही है वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ये न्यू दिल्ली में हुआ था। राइट, न्यू दिल्ली में हुआ था ये इवेंट
और इस कंट्री की मेडल टैली में जो सबसे ज्यादा ऊपर है, या सबसे ज्यादा ऊपर कौन है, सबसे ज्यादा गोल्ड जीतकर जो सबसे ऊपर रहे हैं, एक मिनट, यस, सबसे ज्यादा गोल्ड जीत के जो सबसे ऊपर रहे हैं वो है इंडिया, और 4 गोल्ड जीते हैं इंडिया ने। अब 4 गोल्ड जो जीते हैं वो कौन कौन है, तो ये हैं नीतू गंगास, निखत जरीन है, ठीक है जी, और आ, निखत जरीन है और लवलीना है, और सविति, इनका नाम मुझे मतलब सविति यही है, सविति बूरा है, ठीक। ये 4 बॉक्सर्स हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है इंडिया की तरफ से, ठीक है, नीतू गंगास, निखत जरीन, लवलीना बोर्गे और सविति बूरा। नेक्स्ट है, तो इसी के साथ मेडल टैली पे जो सबसे ऊपर रहे हैं वो कौन है, इंडिया हमारा, ठीक, मेडल टैली में टॉप करा है विद 4 गोल्ड्स। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक। जो ब्रिक का नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं ये बताना है। तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एनडीबी के, ये बनाए गए हैं दिलमा रोसफ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है एनडीबी का, शंघाई चाइना में, राइट। एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 2014 में। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो केवी कामत, हो सकता है मिल जाए आपको ऑप्शन में, तो ये केवी हो सकता है आप कंफ्यूज भी हो जाए अगर आपने सही से नहीं ध्यान है, तो केवी कामत वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द एनडीबी, ठीक। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे एनडीबी के, नेशनल डेवलपमेंट बैंक के, ठीक, जो कि ब्रिक्स का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू स्विम फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा केव्स, ठीक। तो ऐसा पहला शख्स है जिसने तैर के क्रॉस करा है कहां से कहां तक, गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा केव्स तक। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एलिफेंटा केव्स हैं और ये गेटवे ऑफ इंडिया है। तो इस दूरी को क्रॉस करा है तैर के, और ये है आईपीएस कृष्ण प्रकाश जी, ठीक है। और ये पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा केव की दूरी तैरकर पार की है, ठीक है। और अगर इस दूरी की बात करें तो ये था 16.2 किलोमीटर, 16.20 किलोमीटर, राइट। तो 16.20 किलोमीटर की दूरी इन्होंने पार की है तैर के, ठीक। तो इसी के साथ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज के पार्ट का। तो मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स को लेकर वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप रिवीजन रखिए। सीजीएल का, सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, जुलाई में एग्जाम है, तो तैयारी अभी से रखिए, रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके क्विज देते रहिए, मॉक्स देते रहिए, ताकि आपको पता चलता रहे कि आप ठीक पढ़ रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अब मिलेंगे हम लोग अप्रैल के करंट अफेयर्स को जितने भी हैं लेकर उस पे। तो तब तक के लिए आप तैयारी अच्छी रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। सी यू।